नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग हिंदी का मॉडल सेट 2 देखेंगे जो एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल 100 प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है जो एग्ज़ाम को व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप सभी एक बार इस वीडियो को देखकर टेस्ट लगाइए और अपने को कितना सीख पाए हैं इसकी जांच कीजिए। चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, यह है पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें ये पूछा जा रहा है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो भारत माता में भारत का जो चित्र है आदर्श, काल्पनिक, यथा तथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसको हम लोग कहेंगे यथावत। यथावत जैसे अच्छे से अच्छे कल्पना किया जाता है ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो इसमें देखा जाए तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह जो है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हम देख रहा हूं कि ये क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ये आधुनिक श्रम विभाजन जो है यह कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, क्योंकि अगर कार्य कुशलता हमें होगी तो श्रम विभाजन काम कर जाएगा और लोगों का मन करेगा। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो हम जानते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को हम शुरू करते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी की किस पात्रा से है। तो हम देख रहे हैं इस बात को किसने बोला था, तो 20 के दांत से लिया गया है जो सेन साहब ने बोले थे। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेन साहब। फिर अगला प्रश्न, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो ये विधि शास्त्र जो कानून का शास्त्र होता है इसको पढ़ने से हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो बी आर नारायण के द्वारा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, बी आर नारायण। फिर अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ कहानी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की 3 संतानें थी, 2 बेटा और 1 बेटी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 3। फिर 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर ये बताया जा रहा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो नगर कहानी जो है ये तमिल भाषा से अनुदित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तमिल।
फिर अगला क्वेश्चन है, पंपयाती की उम्र कितनी थी? पंपयाती की उम्र जो है 12 वर्ष थी, तो ऑप्शन नंबर सी तो हो जाएगा 12 वर्ष। फिर अगला प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा ये अनुदित है? तो धरती कब तक घूमेगी ये सांवर दैया के द्वारा लिखा गया है, अतः इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा, सांवर दैया। फिर अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है, तो अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ग्राम्य से है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्राम्य। फिर अगला प्रश्न है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी का जागरण हुआ, अतः इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि की विकास धाम का रत्नाक्षर क्या है? ये विफलता पर छलके आंसू ये है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 18, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भावांतरित की गई है ना? तो ये प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया है, यानी भावांतरित भाव को प्रकट किया गया है। लेखक का नाम पूछा नहीं जा रहा है, इसमें भावांतरित भाव किसने दिया है ये पूछा जा रहा है, तो प्रयाग शुक्ल यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो ये जर्मन भाषा से अनुवादित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, जर्मन। फिर अगला प्रश्न है, दही वाले मगम्मा कहानी किस लेखक के द्वारा यह लिखा गया है? तो दही वाले जो मगम्मा है ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, इसको हमको बताना है। तो श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीनिवास। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ये श्रम विभाजन है, श्रम का विभाजन है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो ये 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम कासू था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कासू। फिर अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गिरधर। फिर अगला 26 नंबर जो क्वेश्चन है, 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कहा जा रहा है? परवल कौन सी संज्ञा है? परवल जातिवाचक है, क्योंकि ये जाति को बताता है, सब्जी को बताता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला है, क्रूरता कौन सी संज्ञा? क्रूरता ये भाववाचक संज्ञा है, अतः इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, भाववाचक। फिर अगला प्रश्न है,
तोषक कौन सी संज्ञा है? तोषक जो है ये तोषक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये तोषक अनेक प्रकार की होती है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, झुंड कौन सी संज्ञा है? झुंड जो है ग्रुप में रहने को बोध कराता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, समूहवाचक। फिर अगला क्वेश्चन है, गंगा कौन सी संज्ञा है? जो गंगा जो है ना, ये गंगा नदी की नाम है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, ये व्यक्ति विशेष का नाम है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? जमशेदपुर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये भी जगह का नाम है। फिर अगला क्वेश्चन है, यथा संभव में कौन सा समास है? तो यथा संभव में पहला जो शब्द है अव्यय है, अतः हम बोलेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराधीन में कौन सा समास है? ये पराधीन पहला जो है हम देखेंगे, तो पराधीन जो है वो कौन सा समास है? तो देखा जाएगा तो ये परा मतलब दूसरों के अधीन रहना, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तत्पुरुष समास। फिर अगला क्वेश्चन है, पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ यानी पत्तों का झरना है ना, तो ये तत्पुरुष समास है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? चरित्र चित्रण जो है कर्मधारय समास है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्मधारय। फिर अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, हम जानते हैं, ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कहीं कहीं 6 भी देता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 ऑप्शन आया तो 5 कर लेंगे। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? ये भविष्यत काल के 4 भेद होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4। 39। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें देखा जाए तो पुत्र, चाय, कीमत, पलक, पलक तद्भव है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें तत्सम बताना है, तो कपूर जो है कपूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, कपूर। फिर अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? अविकारी है यानी जिसका लिंग नहीं बदलता है उसे अविकारी कहा जाता है, तो याद रखते हैं, तो धीरे धीरे जो है अविकारी शब्द है। आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो आग को हम लोग तद्भव शब्द के अंतर्गत रखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तद्भव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? ये रूढ़ जो है ना, देश हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, देश। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? यानी 2 शब्दों के मेल से बना है, तो जलद और चंद्रशेखर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है, विदेश से यूज किया हुआ है? तो इसमें चाकू ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चाकू जो है ये फारसी शब्द है जो विदेशी है, अतः चाकू सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक जो दो शब्दों के मेल से बना है, तो हम लोग देखते हैं तो पाठशाला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाठशाला। फिर अगला क्वेश्चन, बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? बच्चों से ये कर्ण वाक्य है, तो इसको हम लोग बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कर्ण वाक्य। फिर अनादि में कौन सा समास है? अनादि, अ का अर्थ में आता है, अ जो होता है नहीं होता है, तो इसको नज समास कहेंगे, नज तत्पुरुष, नज तत्पुरुष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 49 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोरथ का संधि विच्छेद, मना जो रथ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मना जो रथ। नाविक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? नाविक में 9 जोड़ विक होता है ना, 9 जोड़ विक, तो हम कहेंगे कि अ जोड़ ई का आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो होता है 9 जोड़ इक, 9 जोड़ इक होता है। चलिए ऐसे कर देता हूँ, हर्षी कार्य का मात्रा रहता है, तब जाकर इसमें का अ आएगा, और इसमें का ई, ये दोनों मिलके क्या बनाया है, दोनों मिलके ये नाविक बनाया हुआ है, तो अतः ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य, आज की ताजी खबर, ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फिर 52, जन्म से ही पागल है, ये पामपति जो थी ना, जन्म से पागल थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है जाति प्रथा है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है? रामकृष्ण परमहंस की है। देखा जाए तो ये 54 नंबर जो क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, अब पुराने अच्छे नहीं होते, सॉरी, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है? तो यह युक्ति जो है विवेकानंद की है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिस टाइपिंग है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है मिस टाइपिंग है, तो हम लोग कहेंगे ये रामकृष्ण परमहंस की है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा और यहाँ पे सी रहेगा, ठीक है, ए बी सी, ये हम लोग कालिदास को हटा देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है तो हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण भेद नहीं है। विशेषण जो है गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक होता है, प्रविशेषण, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो 1938 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 1938। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो चौराहा जो है ये नहीं है।
शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द यहाँ पे देखते हैं तो अभिलाषा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यही शुद्ध दिखाई दे रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है, तो एफिल टावर भी है, एवेन्यू भी है, दोनों हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध शब्द देखा जाए तो श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार है, ये ऑप्शन जो है गलत दिखाई दे रहा है, लेकिन अशुद्ध है, तो इसको हम लोग देखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 1911। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था? तो दिनकर को देखा जाएगा तो ये उर्वशी जो लिखे थे उसी के पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, उर्वशी। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये नौबत खाने में इबादत जो है ये कौन सी विद्या है? तो हम देखते हैं, तो ये व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र को बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेम घन जो है ये अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो ये की है छाया युक्त चंद की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? ये जनता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, जनता। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा जो है ये आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा और मानवीय विविधता का करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम, तो ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार उदारत व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना कब हो जाती है विष के समान होती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो ये जहांगीर का था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर। फिर अगला क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसको कहा है? 72 नंबर जो क्वेश्चन का है, ये पर्जन्य दूसरे का जो है बादल को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ये साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस समाजवादी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था।
पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ला मादामोजेउल व आबिनो किसकी वृत्ति है ना, तो ये है पिकासो की, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो ये 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? वो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये जो हमको मिले हैं 80 नंबर जो क्वेश्चन पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये दक्षिण भारत से मिले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है तो हो जाएगा दक्षिण भारत। अगला प्रश्न, बेतवा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा 1020। फिर अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के एक कलाकार है? तो ये 7वीं पीढ़ी के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा 8वीं सदी। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 11 रुपए का इल्जाम लगाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगता है। तो इसमें पा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा पा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये उच्छ्वास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्छ्वास। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द चरमोत्कर्ष। चरमो उत्कर्ष। ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बच्चा का क्या समाचार है? फूलों की एक माला ला दीजिए। यही सही है, फूलों की एक माला ला दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 जो है ये पूछा जा रहा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है 91, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, 3। अगला, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या 11 है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही हो जाएगा, बी। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं टोटल 33 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 33। 94 नंबर क्वेश्चन, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क कंठ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा, कंठ। 95, स वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य से है यानी तालु है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 6 और तालम स का वर्ण का उच्चारण क्या है? तो तालु है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तालु। अगला क्वेश्चन, म का उच्चारण स्थान क्या है? म तो प फ ब भ म ओष्ठ होता है। तो ओष्ठ इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि कोई भी अक्षर का लास्ट होता है उसको नासिका कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नासिका। न का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये त थ द ध न। तो हम कहेंगे कि लास्ट अक्षर है। कोई भी स्पर्श वर्ण का जो लास्ट अक्षर होता है उसको नासिका के नाम से जानते हैं। तो ये नासिका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। फिर लास्ट है, हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? तो हिंदी में टोटल देखा जाएगा ना, तो टोटल देखा जाएगा 52 है। तो इस पे ऑप्शन नंबर 30 गलत है, 44 गलत है, 40 गलत है, 24 ये गलत है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें 30 को काट देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हम लोग लिख देते हैं 52 वर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 52 लिखकर हम लोग इसको क्या करेंगे, टिक आउट कर लेंगे, 52 है। चलिए, अभी हमने 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका टेस्ट रूप में लगाया होगा और कितने नंबर आपके आए होंगे ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इससे हमको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी बाकी है। आगे का शेड्यूल क्या करना है कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, 400 प्लस मार्क्स आए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।